हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और इस लेक्चर से पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था कॉची थ्योरम्स एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर, ठीक है। और उसमें मैंने फार्मूला और एक बेसिक डेफिनेशन दे दिया था, ताकि अगर डेफिनेशन आए एग्जाम्स में तो आप कम से कम वो बेसिक डेफिनेशन लिख दो और उसके साथ नीचे में वो फार्मूला नोट कर दो, ठीक है। और उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और क्या सारे कंडीशंस होते हैं वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इवेलुएट इंटीग्रल कर्व, ठीक है। और जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन वेयर सी इज़ द कर्व, ठीक है। तो ये जो सी है, सी इज़ द है सर्कल, ठीक है। तो जो कर्व है ना हमारा, इस बार सर्कल है। अलग अलग तरह का कर्व होता है लेकिन इसमें हमको सर्कल ही पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको दो कंडीशन दिया हुआ है कि पहला कंडीशन है मेरा z इक्वल टू वन और दूसरा कंडीशन है मेरा मॉड z इक्वल टू वन और दूसरा कंडीशन है मॉड z इक्वल टू टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमको समझना है वो है कि हमारा जो z होता है वो क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। तो मॉड z क्या होगा, हमारा मॉड z हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। और ये मॉड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया। और इसको बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये जो इक्वेशन होता है ये सर्कल के लिए लिखते हैं, जो कर्व होता है हमारा सर्कल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू वन जो है हमारा एक सर्कल ही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेन इसका जो जनरल फार्मूला होता है सर्कल का, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझो इसको, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि ये सर्कल का इक्वेशन होता है, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर मॉड के अंदर जेड माइनस ए है, ठीक है, और इक्वल टू ये आर है, तो ए जो होगा वो होगा मेरा सेंटर और जो आर होगा वो होगा मेरा रेडियस, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो देखो मॉड जेड जो था, मॉड जेड वो इक्वल टू वन था। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता है उसका सर्कल कहाँ पे होता है, ये रेडियस वन होता है इसमें, ठीक है। तो ये रेडियस वन हो गया और यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 1,0 आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये इक्वेशन है हमारा, और इसका जो सेंटर क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जीरो पुट कर दो एक ही जगह पे, तो जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड बन जाएगा, ठीक है। और रेडियस क्या है, वन है, तो मॉड जेड इक्वल टू वन क्या हो गया, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये एक सर्कल को लिखने का फॉर्म है, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। इसको ध्यान से याद कर लो, ये पूरा कॉची वगैरह और ये मॉड्यूल में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पूरे मॉड्यूल में काम आएंगी आपको, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन अच्छे से समझा दिया हूँ। मैं चाहता तो आगे से भी स्टार्ट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं छोटी छोटी चीज़ पहले समझाऊंगा फिर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब समझ में आ गई है तो अब देखो कितने आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका, ठीक है। बस यही एक बेसिक चीज़ था जो समझना था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो कि ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ जेड, ठीक है। जो मेरा ऊपर में जो इक्वेशन है ना, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, इसको क्या करते हैं मैंने, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, ठीक है, इसको लिख दिया। अब देखो, अब तुमको फंडा समझना ये है, एक और चीज़, ठीक है। एक नाम होता है, बस समझ लो कि एक नाम होता है सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है। सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है। इसमें जो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सबका कारण जो है ना, सॉल्व को करने के लिए एक चीज़ जो है सिंगुलैरिटी पॉइंट। हर क्वेश्चन में ये चीज़ हमको करना होगा, हमको सिंगुलैरिटी पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उससे बड़ा सवाल है कि ये सिंगुलैरिटी पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी पॉइंट बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ बताना पड़ेगा मेरे को कि सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी पॉइंट वो होता है कि अगर मेरा कोई टर्म है, ठीक है, फंक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ठीक है, तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसके उसमें हमको ये देखना है कि हम जेड के ऐसे किस वैल्यू को पुट करें जिससे हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाए और ये इन्फिनिटी आए, ठीक है। तो वो जो भी पॉइंट होगा ना,
जेड ऐसा कोई भी पॉइंट हो, जो भी पॉइंट होगा जो डिनोमिनेटर को जीरो बना दे, और डिनोमिनेटर जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सिंगुलरिटी। तो आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट क्या है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट 1 है, बोल सकते हो कि नहीं। तो इस पॉइंट को सिंगुलरिटी पॉइंट हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो अब उस सिंगुलरिटी पॉइंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे आपसे, ठीक है, कि जो भी पॉइंट होगा उसको ए इक्वल टू 1 2 3। तो इसका सिंगुलरिटी पॉइंट हमारा 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे पुट करते ही 1 - 1 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंगुलरिटी पॉइंट। तो इसको मैंने फंक्शन माना एंड सिंगुलरिटी पॉइंट इज ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, ये जो मेरा फार्मूला जो मैंने नोट कराया था ना आपको, तो इस फार्मूला में जो z है ना, इस z का वैल्यू क्या होगा मेरा, इस z का वैल्यू a होगा, ठीक है। ये a होगा z का वैल्यू, और उस पर ये हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट बन रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ जैसे ही a पुट करोगे तो नीचे वाला जीरो बन जाएगा, और जीरो जीरो को जब हम इस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। और अभी जो मैंने एफ ऑफ ऊपर वाले टर्म को एफ ऑफ जेड लिख के जो इक्वल टू लिखा, ये क्यों लिखा आपको समझ में आ गया, क्योंकि फार्मूला के अंदर ऊपर वाला पार्ट एफ ऑफ जेड लिखना होता है, ठीक है। फार्मूला के हिसाब से ही सारा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, ये एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो किस केस में आएगा वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि आपको सिंगुलरिटी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, ये मेरा सिंगुलरिटी पॉइंट हो गया, और ये ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब पहला केस क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। पहला केस हमको दिया हुआ है व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1, ठीक है। जब मॉड जेड इक्वल टू 1 है, उस केस में हमको इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो ये मॉड जेड इक्वल टू 1 अभी मैंने बताया वो x² + y² इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और 1 होगा तो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इधर साइड में एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट मतलब 0,0, और जो हमारा रेडियस है वो 1 है, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा मेरा ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। और a का वैल्यू क्या आया मेरा, a का वैल्यू 1 आया है। तो इस बार चेक करो कि a का वैल्यू 1 आया है, तो इस सर्कल के अंदर a कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इनसाइड सर्कल लाई करेगा, आउटसाइड सर्कल लाई करेगा। तो a का वैल्यू 1 है, तो सेंटर से जब 1 चेक कर रहे हैं तो हमारा किस पे a किस पे करेगा, कर्व पे होगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा कर्व के ऊपर आएगा a इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब कर्व के ऊपर हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, कर्व के ऊपर अंदर या कर्व के ऊपर हो तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाना है, ठीक है। कर्व के अंदर या फिर कर्व के ऊपर तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाना है। ये चीज़ रट लो एकदम, कि कर्व कोई कर्व होगा उसके अंदर पॉइंट होगा तो कॉची इंटीग्रल, कर्व पे होगा तो कॉची इंटीग्रल, और कर्व के बाहर की बात होगी तो जब क्वेश्चन में कर्व के बाहर की बात होगी तब समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग बात करते हैं हमारा, ये मैंने मॉड जेड जो 1 लिया है उसका बात कर रहे हैं। तो a इक्वल टू 1 है मेरा, इज ऑन सर्कल, ठीक है। सी देन बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला की बात करें तो क्या आएगा हमारा, सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। और वो क्या था मेरा 2πi इंटू एफ ऑफ ए था, ठीक है। तो बस जो फार्मूला में लिखा हुआ था वही स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड क्या था मेरा, z² माइनस जेड प्लस 1 था जो हम लोगों ने माना था, और नीचे वाला टर्म क्या था, z माइनस 1 था। अब ये डी जेड हो गया इक्वल टू 2πi, और एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या बोला था मैंने आपको, ए का वैल्यू आपको मैंने 1 बोला था, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू 1 हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो
तो ए का वैल्यू ये एफ ऑफ वन हो गया। तुमको क्या लगता है ये एफ ऑफ वन कहाँ पुट होगा? एफ ऑफ जेड है और ये यहाँ पे वन है, तो इसमें पुट हो जाएगा वन वन, और फिर प्लस और फिर प्लस वन, और फिर देखते हैं हमारा फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड में पुट करते हैं वन को। जो दिख रहा है वही हो रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बस ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है ये चीज़। ठीक है, एफ ऑफ जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ ऑफ वन। तो ये हो गया मेरा वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये माइनस वन और प्लस वन कट हो गया, और कट होने के बाद देखो क्या होगा। तो कट होने के बाद जो होगा हमारा एफ ऑफ वन का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड जो था इक्वल टू टू पाई आई इंटू वन इक्वल टू टू पाई आई था। ठीक है, और अब मैं बोल दूं कि ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू बताना था मॉड जेड के केस में। ठीक है, तो मॉड जेड के केस में टू पाई आई, और हमको एफ ऑफ वन पता चल गया, वन से मल्टीप्लाई, और आंसर आ गया मेरा टू पाई आई। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग हमारा लास्ट मॉड्यूल का भी क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, और कितने आसान स्टेप थे, तो पहले से कुछ मत सोचा करो, बस देखो सॉल्यूशन कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमारा दूसरा केस। ठीक है, तो दूसरा केस क्या था हमारा? व्हेन मॉड जेड इक्वल टू वन बाई टू। अब मॉड जेड इक्वल टू वन बाई टू है। ठीक है, तो जेड माइनस ए होता है, और ए क्या होता है? मेरा सेंटर। लेकिन इसमें जेड माइनस जैसा कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? हमारा सेंटर 0,0 होगा। ठीक है, जब भी अकेला जेड दिखे, जेड माइनस ए जैसा कुछ ना दिखे, तो मान लो हमारा सेंटर जीरो ही है। ठीक है, मैंने अभी इसलिए पहले ही आपको समझा दिया कि जेड माइनस ए है तो वो सेंटर होगा, और मॉड जेड इक्वल टू वन इसलिए है क्योंकि ए जो हमारा सेंटर 0,0 है, इसलिए मॉड जेड इक्वल टू वन हमारा सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रेडियस क्या होगा? जो मॉड जेड इक्वल टू आर होता है तो वन बाई टू रेडियस होगा ना, तो रेडियस इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हेंस ए वन इक्वल टू। ठीक है, तो जो वन है, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ए इक्वल टू वन लिए थे ना, ठीक है, ए इक्वल टू वन पे ही हमको चेक करना है, सिंपल सी बात है ना भाई। तो अब ए इक्वल टू वन पे जब हमको चेक करना है, और ये ए इक्वल टू वन क्या होता है? सिंगुलरिटी पॉइंट होता है। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ को कि ये हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट होता है, जो कि हमको नीचे में ये जीरो टर्म देता है और ये इन्फिनिटी बनाता है। तो हम लोग ए इक्वल टू वन सिंगुलरिटी पॉइंट से ही सारे केस में सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगा वो देखते हैं। ए इक्वल टू वन सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा? तो ये सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस क्या है? वन बाई टू। तो इसका वन बाई टू रेडियस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन बाई टू कॉमा जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस वन बाई टू है। ठीक है, तो अब ए इक्वल टू वन, तो यहाँ तक तो वन बाई टू है, इसका मतलब वन कहाँ पे आएगा? वन बाई टू और आगे आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो इस बार क्या हुआ? कर्व के बाहर आ गया मामला। ठीक है, तो जब कर्व के बाहर आएगा तो कॉचीज थ्योरम लगाना है। ठीक है, अब समझ गए होगे आप कॉचीज इंटीग्रल और कॉचीज थ्योरम। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि डेफिनेशन के टाइम पे उतना कुछ समझ में ना आए, लेकिन देखो एग्जांपल आपके सामने है कि क्वेश्चन करते ही मैथ पूरा समझ में आने लगता है। तो बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होता, इसके लिए एग्जाम में भी जाओ तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाओ। ठीक है, तो ए इक्वल टू वन इज आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड है, तो हम बोल देंगे कि सर्कल के जब आउटसाइड है तो हम लोग कॉची इंटीग्रल नहीं कॉचीज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो कॉचीज थ्योरम ये हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रल सी जो है हमारा वो आएगा एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। यही था कॉचीज थ्योरम, बेसिक वाला लेक्चर जो था फर्स्ट लेक्चर इसका, उसमें मैंने ये फार्मूला साफ साफ लिखा था आपको। तो बस सिंपल है, जब ये फार्मूला होता है तो हम लोग का क्या होता है? इंटीग्रल कर्व सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपॉन दिस अपॉन एफ ऑफ
जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है, उसी को बस नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपॉन z-1 और ये डी जेड, और इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमको इसी का वैल्यू बताना था जो कि इक्वल टू 0 है, ठीक है। सेकेंड केस की वजह से मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा जो है कॉचीज़ थ्योरम, ये और भी आसान है, ये भी पता चल चुका है आपको। तो अब ये देख लो, इससे बेसिक कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बस रेसिड्यू थ्योरम जो आएगा उसमें थोड़ी मेहनत करनी होगी इसके लिए। बिल्कुल अभी अभी तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन बाद में भी इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। बाद में भी आपको बस ढंग से करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन भी आपको मेरा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैंने सॉल्यूशन करा दिया, एक बार सॉल्यूशन देख लिया है, क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लो और खुद से उस चीज़ को रिपीट करके लो, ठीक है। कम से कम तुमको क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक एक्सपीरियंस होगा, तो एग्जाम में जाके कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।